Hello students, today I welcome you in another online class of J.D. Madhav International School in which I am going to explain about the business services. In this chapter we are going to study about the services provided by the organizations. We have different type of services, banking services, insurance services, etc. But today I am going to explain only banking services. First of all, we have to know what is service and what are the difference between goods and services. जब कभी हम बात करते हैं तो गुड्स और सर्विस एक साथ ले लेते हैं टर्म. तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है. गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर, गुड्स को हम टच कर सकते हैं. जब सर्विसेज की बात करेंगे, दे आर इनटेंजिबल, हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. गुड्स के लिए इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है, वेयर हाउसेज की जरूरत है. लेकिन जब सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, वी डोंट नीड एनी इन्वेंट्री, कोई स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, किसी वेयर हाउस की जरूरत नहीं है. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन the features of services. What are the features? First feature is intangible. Services are intangible in nature. हम services जो avail कर रहे हैं उसको touch नहीं कर सकते. That's why it is called intangible. Next feature is lack of homogeneity. यहाँ पे जो भी services हम consume करने जा रहे हैं वो different हो सकती है, पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है. तो यहाँ पर होमोजेनिटी बिल्कुल नहीं होती. यहाँ पे सर्विसेज के बारे में जब बात किया जाए तो हिट्रोजेनियस इन नेचर होती है. क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आप किसी की सर्विस को अगर रेंडर कर रहे हैं कि कोई सर्विस, फॉर एग्जांपल बैंक्स की एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड कर रही है, इफ दे आर नेशनलाइज्ड बैंक्स, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने का वे अलग होता है. इसी तरह जो हमारे दूसरे प्राइवेट बैंक्स होते हैं, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने का फंक्शन, उनका वे ऑफ डूइंग वर्क डिफर कर सकता है. तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि दोनों बैंक्स ही हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, वे ऑफ डूइंग वर्क, देयर इंटरेस्ट रेट ऑल आर डिफरेंट. तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं, हमारे सामने दो इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी है कि दोनों को सेम टाइप ऑफ सर्विस अवेल नहीं होगी. दे हैव डिफरेंट. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ सर्विस, दैट इज इन्वेंट्री. देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ सर्विसेज. हमें इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है सर्विसेज के केसेस में. सर्विसेज ऑन द स्पॉट कंज्यूम की जाती है. हम मूवी देख रहे हैं, वहाँ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जा रहा है. मूवी में, टीवी पे हम जब मूवी देखते हैं तो क्या होता है कि ऑन द स्पॉट कंजप्शन है, वहाँ वो दिया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है और हम उसको देख रहे हैं. तो यहाँ पर क्या इन्वेंट्री को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. जब कभी सर्विसेज अवेल करनी है, ऑन द स्पॉट कंजप्शन भी उसकी होती है. नेक्स्ट कम टू नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. गुड्स में ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो जाती है. आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया, ऑन बिहाफ आपने पेमेंट की, वो प्रोडक्ट अब आपकी हो गई. लेकिन सर्विसेज के केस में नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है. कैसे? डॉक्टर, मान लीजिए हमारे पास जितने प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, लॉयर्स हैं, ये जब सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मोमेंट हमें जो एडवाइस दिया वो तो दिया, लेकिन क्या वो सर्विसेज उन्हीं से तो अटैच्ड होगी, उस पर हमारा राइट तो नहीं बनता. तो यहाँ पर सर्विसेज के केस में वी हैव नॉन ट्रांसफरेबिलिटी फीचर, कि उनकी सर्विसेज को उनसे ट्रांसफर नहीं करवाया जा सकता. हम उनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रोफेशन को, उनके सर्विस को उनसे सेपरेट नहीं कर सकते इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स. अब नेक्स्ट चीज आती है फीचर की, जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है सर्विस में, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको इन्वेंट्री में कहा
यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की जाती है सर्विसेज में। अगर सर्विसेज में इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की जा रही है तो इसका मतलब कस्टमर ऑन द स्पॉट उसे कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फीचर इसलिए है हमारा कि कंज्यूमर पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ सर्विसेज। अब कस्टमर पार्टिसिपेशन इसलिए कि जो भी सर्विसेज रेंडर की जा रही है ऑन द स्पॉट उसकी कंजप्शन भी है, नहीं तो वो वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम मूवी देखने गए थिएटर में, जितने सीट्स वेकेंट है वो तो सब वेस्ट है। तो जितना पार्टिसिपेशन है, कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन जरूरी है उसके लिए, नहीं तो जितनी एनर्जी जितनी सेटअप प्रिपेयर किया गया है वो सब वेस्टेज है। तो सर्विसेज कब फुलफिल हो सकती है, कब फुल फ्लेज में यूज की जा सकती है, उसके लिए कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कंज्यूमर नहीं है तो वहां पर वो सर्विसेज को भी अवेल नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है जो मैं आप क्लियर करने जा रही हूँ आपको, वो है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज यानी कि खुद ही वो टॉपिक सजेस्ट कर रहा है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक्स। देन व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन विच अट्रैक्ट्स मनी, जो पैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किस लिए? डिपॉजिट्स करने के लिए। विच अट्रैक्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग लेंड टू इंडस्ट्री और ट्रेड। किस लिए? जहां सेविंग्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि वो डिपॉजिट किए जा सके मनी को ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद दूसरा क्या, वो लेंड कर सके मनी, लोन दे सके इंडस्ट्री को, ट्रेड को, इंडिविजुअल्स को फॉर द ग्रोथ और एक्सपेंशन प्रोग्राम्स। अब बैंक का ओवरऑल इंटेंशन क्या है? इसलिए बैंक हमारा डेटर भी होता है, क्रेडिटर भी होता है। बैंक पैसा हमसे ले भी रहा है और हमें क्रेडिट पे दे भी रहा है। सो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट्स for the purpose of being lent to industry or trade. This is the most simple meaning of banking services. Now I am going to explain about the types of accounts we have. We have 5 types of accounts here. First one is saving deposit account. Saving, as the name suggests, क्या करना है सेविंग में? पैसे सेव करने हैं। आपकी जो भी एक्सपेंसेस, मंथ के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको सब कुछ क्लियर करने के बाद इन केस कुछ पैसा बच रहा है, कुछ आपने सेविंग्स की है, उसके लिए आप एक अकाउंट खोल रहे हैं जिसे कहते हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पर आप सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में फंड्स को डिपॉजिट कर रहे हैं। ऑन बिहाफ बैंक आपको एक इंटरेस्ट रेट जो फिक्स्ड है सेविंग डिपॉजिट का वो आपको दे रही है। इसके लिए आप फ्री हो कभी भी विड्रॉल के लिए और कभी भी डिपॉजिट्स के लिए इस अकाउंट में। नेक्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द करेंट डिपॉजिट अकाउंट। करेंट डिपॉजिट अकाउंट भी हमारा सेविंग अकाउंट की तरह है, लेकिन बच्चे इसमें डिफरेंस है। जहां पे करेंट अकाउंट की बात करेंगे तो करेंट अकाउंट्स हमारे ज्यादातर बिजनेसमैन ओपन करते हैं। रीजन क्या है? करेंट डिपॉजिट अकाउंट हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करने का मौका देती है। यहाँ पर बैंक हमें इंटरेस्ट नहीं दे रही, उल्टा सर्विसेज चार्जेस लगाती है, सर्विसेज चार्जेस हमसे एक्सपेक्ट करती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में ये फैसिलिटी आपको अवेल करने का मौका मिला कि हम जो भी मनी डिपॉजिटेड है इस अकाउंट में उससे ज्यादा अमाउंट का लोन विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा अमाउंट का फंड विड्रॉ कर सकते हैं। अगर 5,000 है तो हम 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं। ये जो फैसिलिटीज है हमें मिल रही है इसको हम ओवरड्राफ्ट कह रहे हैं। तो करेंट अकाउंट डिपॉजिट स्पेशली फॉर द बिजनेसमैन, ताकि उनके ट्रांजेक्शन्स, उनके बिजनेस कंटिन्यूटी स्मूथ वे में बनी रहे। नेक्स्ट कम टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अमाउंट डेफिनेट अमाउंट इज डिपॉजिटेड हियर फॉर अ फिक्स पीरियड। अब बोला जाता है कि चलो मैंने ज्यादा नहीं 10,000 रुपीज फिक्स कर दिया, इसका एक डेफिनेट पीरियड फिक्स है, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years जो भी है। अब बोला ये गया है कि फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जो आपको मिलने वाला है, वो सबसे हाई रहता है एज कम्पेयर टू ऑल अकाउंट्स।
दूसरी चीज क्या है यहाँ समझने वाली कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक डेफिनेट पीरियड के लिए वो फिक्स्ड हो जाता है, तो 5 years के लिए फिक्स्ड है। तो आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर 5 years वी विल गेट अवर मनी विथ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसा अकाउंट जिसमें एक डेफिनेट पीरियड पर एक डेफिनेट अमाउंट हम हमेशा फिक्स करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने 500 रुपीज पर मंथ सोचा है डिपॉजिट करने का, तो रेकरिंग में ऐसी फैसिलिटीज है कि हम फिक्स पीरियड पर फिक्स अमाउंट फिक्स करते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है रेकरिंग और सेविंग में क्या है। सेविंग में हमारे लिए कोई फिक्स पीरियड, कोई बाउंडेशन नहीं था। whenever we have saved money we are deposited here, but रेकरिंग में ये बाउंडेशन है कि अगर आपने ये अकाउंट ओपन किया है तो 500 का इंस्टॉलमेंट अगर आप फिक्स कर रहे हैं तो हर मंथ का अगर प्रोविजन है तो हर मंथ आपको सबमिट करना है। आफ्टर मैच्योरिटी ये भी एक पीरियड के लिए लॉक पीरियड दिया जाता है कि आपने 5 years के लिए 500 पर मंथ फिक्स करने का आपने रेकरिंग अकाउंट खोला है। आफ्टर 5 years you will get the money with interest. So recurring deposit account is different as compared to saving accounts. Next, come to multiple option deposit. This is the unique type of account, which is a combination of fixed deposit account, recurring or saving deposit account. यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट आपका कॉम्बिनेशन है किसका, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का प्लस किसका, रेकरिंग या फिर सेविंग का। ये कॉम्बिनेशन इसलिए है कि इस अकाउंट में आपके लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दी जाती है। मान लीजिए मेरे पास अगर 70,000 मेरे अकाउंट में है, मैंने एमओडी ले रखा है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, तो 70,000 में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है बैंक का वो अगर 30,000 है तो 30,000 मेरे बाकी अकाउंट में रहकर बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। एफडी में जो मनी कन्वर्ट हो रहा है उसमें मुझे फिक्स रेट का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये फ्रीडम है मुझे कि जब आई नीड द मनी आई कैन विथड्रॉ फ्रॉम द अकाउंट। तो ये है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट जिसमें कॉम्बिनेशन क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग करेंट अकाउंट एंड रेकरिंग अकाउंट। जो हमारा कॉम्बिनेशन किसका है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स का। क्लियर है स्टूडेंट्स? मल्टीपल ऑप्शन थोड़ा यूनिक है, बाकी सब सिंपल है। इसमें कॉम्बिनेशन किस किस अकाउंट्स का है, कॉम्बिनेशन आपका है फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग और करेंट अकाउंट का। इन दोनों का, सेविंग और करेंट, इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है या फिर ये, ठीक है। यहाँ ऑप्शन है, कई जगह होता है सेविंग और फिक्स्ड और कई जगह होता है करेंट और फिक्स्ड। अब इन दोनों के अकाउंट के ऑप्शन से, कॉम्बिनेशन से हमारा ये अकाउंट बनता है जिसमें हमें आधे अमाउंट पर एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, आधे पर इन दोनों में से जो भी कॉम्बिनेशन यूज किया गया है उसका मिलेगा। तो ये हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट है। ये जो बच्चे हमने टाइप ऑफ अकाउंट्स रीड किए कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स which are provided by the banks. Now other services are also provided by the banks such as bank draft. First one is bank draft. Bank draft is a check. Bank draft is a check drawn by one bank against funds deposited into its account at another bank, authorizing second bank to make payment to the individual whose name is written on the draft. Understand? Now I am going to explain real time gross settlement, RTGS. यहाँ पे जो फंड ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो रियल टाइम या ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे किया जा रहा है। जो भी फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, आरटीजीएस किए जाते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट मोड है फंड्स ट्रांसफरिंग का जो बैंक्स हमें प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें रियल टाइम बेसिस पे फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द निफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर।
यहाँ पर आपको क्या करना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में भी फंड्स को ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक वे से किया जा रहा है। ऑन द स्पॉट आपके फंड्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। रियल टाइम में भी हमने बोला यही काम किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। रियल टाइम में आपने बैंक में मनी चेक डिपॉजिट किया, दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करने के लिए ऑन द स्पॉट आपका ट्रांसफर हो गया। लेकिन जब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों लगता है? यहाँ पर बैंक्स क्या करती है, बंचेस बना लेती है। बंचेस किसका? मान लीजिए हमारी बैंक ट्रांसफर करने वाली है, अब 3 PM to 5 PM का एक शेड्यूल बनाया है, ऐसे 2 आवर्स का एक बंच बना लिया। अब इतने टाइम में जितने लोगों ने डिपॉजिट किया फंड ट्रांसफर के लिए नेफ्ट के थ्रू, उन्होंने इन सब को एक बंच में कलेक्ट कर लिया, फिर ट्रांसफर किया। लेकिन मैंने बताया आपको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में आप जिस टाइम गए उसी टाइम आपका फंड ट्रांसफर हो गया। तो दोनों में यही डिफरेंस है। नेफ्ट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है, लेकिन यहाँ बंचेस के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो वो पॉसिबिलिटी है कि आपके फंड्स को ट्रांसफर में 1 आवर, हाफ एन आवर टाइम लग सकता है, लेकिन रियल टाइम में ज्यादा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए अमाउंट डिफर करती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से। सो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। सो I have explained you about the banking services in today's class. That's all for the today. We will meet in next class. Okay, bye students.